सभी सम्मानित साथियों को जय भीम। साथियों, आज चुनाव आयोग ने 5 सवाल रखे हैं जो कि जनता के लिए रखे हैं। जो SIR बिहार में हो रही है तो पूरे देश में, पूरे भारत के अंदर उसका इतना विरोध हो रहा है। तो आइए, हम आज BSP के कुछ हमारे साथी बैठे हैं, तो चुनाव आयोग के 5 सवाल हम अपने साथियों से लेते हैं। तो आइए साथियों, मान्यवर जय भीम, अपना परिचय दीजिए। जय भीम। मैं जय किशन, राष्ट्रीय संयोजक, राष्ट्रीय भीम संघ। आपको, आपके दर्शकों को और यहाँ जितने भी लोग हम बैठे हैं सभी को मेरा सादर जय भीम। मान्यवर परिचय दीजिए। लीलाधर पिप्पल, संगम बिहार विधानसभा महासचिव। परिचय दीजिए मान्यवर। मेरा नाम ज्ञानेंद्र कुमार है, राष्ट्रीय भीम संघ से दिल्ली प्रदेश सचिव। जब आपकी आवाज़ ही नहीं निकल रही तो बताओ कैसे जवाब दोगे चुनाव आयोग को? मान्यवर जवाब दीजिए। मेरा नाम सत्येंद्र सिंह गौतम, प्रभारी देवली विधानसभा बसपा। मेरा नाम जवाहरलाल गौतम, देवली विधानसभा उपाध्यक्ष। मैं डॉक्टर अस्मिता सिंह, बहुजन समाज पार्टी की पूर्व विधायक प्रत्याशी, देवली विधानसभा 2025 और वर्तमान में महरौली जिले की प्रभारी हूँ। सभी साथियों को नमस्कार, जय भीम। मेरा नाम आशीष सागर है और मैं युवा कार्यकर्ता बहुजन समाज पार्टी से हूँ। जय भीम, नमो बुद्धाय। मैं दिल्ली देवली विधानसभा प्रभारी। मैं चाहता हूँ EVM ख़त्म होना चाहिए। जय भीम, नमो बुद्धाय। सभी साथियों से आज चुनाव आयोग ने 5 सवाल हम पूरी जनता से पूछे हैं, पूरे भारत की जनता से, तो आप अपना अपना विचार उसमें रख सकते हैं। पहला सवाल है कि क्या मतदाता सूची की गहन जांच होनी चाहिए? मतदाता सूची की जांच मान्यवर होनी चाहिए गहन? नहीं, मतदाता सूची की गहन जांच होनी चाहिए, हम भी यही चाहते हैं। क्योंकि एक एक मकान पर 400 वोट, कहीं 800 वोट। एक चीज़ तो मैंने आज ऐसी देखी, जो मकान 20 साल से नहीं खुला, खंडर पड़ा हुआ है और उसके अंदर 197 वोट है, वो कहाँ से आ गए? गहन जांच होनी चाहिए। गहन जांच का मतलब ये नहीं है कि आपने बांग्लादेश, पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान, यहाँ से जिन लोगों की सूचियाँ अपने हाथ में ले रखी हैं और आपके जो एजेंट होते हैं पार्टी के, BLO के ऊपर जाकर के दबाव बनाकर फर्जी साइन कराकर और उनको नाम को ऐड कराते हैं, ऐसे नामों का हटना बहुत ज़रूरी है। गहन जांच में ये होना चाहिए, जो मृतक हैं उनको हटाया जाए, जो 18 साल से ऊपर के हैं वो सबको जोड़ा जाए। मान्यवर कुछ कहना चाहेंगे आप? जितने भी फर्जी वोटिंग हुई है, एक ही नाम से खाली ये बताइए बस कि गहन जांच उसकी होनी चाहिए या उसके ऊपर कुछ कहना चाहते हैं? बिल्कुल गहन जांच होनी चाहिए। यानी सब जांच होनी चाहिए और इसमें जो भी हमारे भारत के अंदर घुसपैठिए आए हुए हैं बाहर से, विदेशों से, उन्हें सबको बाहर किया जाए। जांच होनी चाहिए, लेकिन सिस्टम से होनी चाहिए जांच। जो चीज़ जैनमैन है वो यहाँ रहनी चाहिए, बेजैनमैन हटा। जांच होनी चाहिए। जी बिल्कुल, जांच होनी चाहिए। अभी मैंने देखा है वोटर लिस्ट में एक ही बाप के 80 बच्चे निकल गए हैं, तो इसकी जांच होनी चाहिए। और ये इलेक्शन कमीशन को तो ये पूछना ही नहीं चाहिए। उन्हें तो निष्पक्ष बिना कहे वो जनता से पूछ के करेंगे, तो जनता तो कब से EVM हटाने की बात कर रही है, कब से पारदर्शिता की बात कर रही है कि चुनाव बिल्कुल पारदर्शी ढंग से हो। अब तक नहीं सुना, अब जनता से पूछ के कर रही है। अगर ये तो बहुत बढ़िया बात है, तो जनता चाहती है EVM हटे और ट्रांसपेरेंसी ढंग से चुनाव हो। सागर जी क्या कहना चाहेंगे? मेरा यही कहना है, बिल्कुल जांच होनी चाहिए। और जैसा कि अस्मिता जी ने बताया कि ये तो कोई क्वेश्चन होना ही नहीं चाहिए, ये तो चुनाव आयोग को बिल्कुल सख्त कदम उठाने चाहिए। ये चुनाव आयोग क्या जनता से ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चन पूछ रहे हैं, तो ये जनता को उलझाने के लिए पूछ रहे हैं या ये जनता के सवाल हैं? इसके लिए पाँच क्वेश्चन है, पाँचों के लिए कोई भी जनता मना नहीं करेगी। देखिए मैं बताता हूँ 5 क्वेश्चन कौन कौन से हैं। क्या दिव्यांग लोगों को क्या नाम हटना चाहिए? और नहीं हटनी चाहिए। अगर मतदाता सूची में 2 या अधिक स्थानों पर, जैसे किसी नागरिक का एक जगह, किसी का आधार कार्ड 2 जगह बना हुआ है, तो उनका हटना चाहिए या ना हटना चाहिए? हटना चाहिए और उन्हें दंड मिलना चाहिए कि आपने ये वोटर ID 2 जगह कैसे सबमिट कराई। उस आदमी को सजा मिलनी चाहिए इसमें। तो इसके लिए मान्यवर चुनाव आयोग, इसमें BLO को सजा मिले। उस विधानसभा के अंतर्गत जो तहसील आती है, जो उसका चुनाव प्रभारी होता है विधानसभा के टाइम पे, उस तहसीलदार को जेल जाना चाहिए इसमें, सभी अधिकारी जितने भी हैं सब। और चौथा सवाल है, क्या उन लोगों के नाम हटाए जाने चाहिए जो दूसरी जगह चले गए हैं?
जैसे कोई दिल्ली आ गया, प्रदेश में चले गए हैं, और भी लोग जाते रहते हैं ना बिहार से, तो आपके अगर उन व्यक्तियों ने अपना आधार कार्ड चेंज नहीं किया है, उनके बिहार के एड्रेस पे है, और उन्होंने किसी अन्य प्रदेश में जाकर मतदाता सूची में नाम दर्ज नहीं कराया है, तो ऐसे व्यक्तियों का नाम मतदाता सूची में होना चाहिए। और जो व्यक्ति दो स्टेटों में जो अपना वोटर आईडी और आधार कार्ड का यूज कर रहे हैं, ऐसे लोगों को पनिशमेंट मिलना चाहिए। इसमें SC ST OBC का एक भी आदमी ढूंढने से ही मिलेंगे, सब यही मिलेंगे, सवर्ण जाति के लोग। मान्यवर बिहार के अंदर भी तो SC ST OBC के आदमी है। ये लोग बाहर काम करने जाते हैं, अपने बच्चों के पालन पोषण के लिए जाते हैं, लेकिन चुनाव के टाइम पे अपने स्टेट वापस लौट जाते हैं। इनकी कहीं दूसरी आईडी नहीं मिलेगी। आईडी अगर मिलेगी तो इन मनवादी लोगों की मिलेगी, SC ST OBC की आईडी नहीं मिलेगी डबल कहीं भी। ये मेरे दावे के साथ कह सकता हूँ। नहीं, बहुत से ऐसे लोग हैं मैम कि जैसे बिहार से दिल्ली आए हैं, अपने कमाने आए हुए हैं बेचारे, उन्होंने बिहार का आधार कार्ड उनका कैंसिल नहीं हुआ है, पर फिर भी दिल्ली के अंदर भी आकर उन्होंने आधार कार्ड बना लिया। तो ऐसे लोगों के तो आधार कार्ड कैंसिल होने चाहिए ना। देखिए, इसमें दो चीज़ें आती हैं। यदि कोई व्यक्ति अपना गांव छोड़ के शहर में, मान लीजिए दिल्ली के अंदर आया है, वो अपना कमाने खाने, तो रहा है वो दिल्ली में, लेकिन सुविधाएं, उसका नाम जो वोटर लिस्ट में है उसका है गांव में, सुविधाएं उसे चाहिए गांव में, तो वो रह रहा है यहाँ, तो सुविधाएं गांव में क्या करेगा लेके, पहली चीज़। दूसरी चीज़, लेकिन उसका परिवार गांव में रह रहा है, व्यक्ति यहाँ रह रहा है, तो ऐसे जो सिचुएशन आती है, ऐसे में मतदाता को खुद डिसाइड करना पड़ेगा कि वो कहाँ सुटेबल है। अगर उसे जहाँ का लाभ चाहिए, जहाँ की सरकार का लाभ चाहिए, जहाँ की सरकार के साथ वो सुटेबल महसूस कर रहा है, चाहे वो दिल्ली चाहे गाँव, तो मुझे लगता है कि उसे उस तरह से अपना एड्रेस चेंज करा के, अपना आधार कार्ड चेंज करा के वहाँ का उसे मताधिकार मिलना चाहिए। ऐसा है, भारत का नागरिक तो देखो, पूरा भारत जो भारत के अंदर पैदा हो गया, वो अपने संविधान के अंदर, पूरा संविधान उसे नागरिकता देता है, तो नागरिकता जांचने का तो अधिकार उसको भी नहीं है। चुनाव आयोग को नागरिकता जांचने का अधिकार तो नहीं है ना। अगर आधार कार्ड बनाया तो आधार कार्ड एक ही इसीलिए बनाया था कि एक आधार कार्ड आपके पास होगा तो आपकी सारी आइडेंटिटी सारी आधार कार्ड से ही होती है, तो उसमें इस तरह की कोई बात नहीं है कि नहीं आप यहाँ के हो वहाँ के हो। अब पहले तो सरकार, भारत सरकार द्वारा ही पेटेंट है, इस पे जो सिग्नेचर है, जो पास है भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त जो होता है आधार कार्ड होता है। हम कहीं भी जाते हैं सबसे पहले हम आधार कार्ड ही दिखाते हैं। अब आधार कार्ड को भी मानने से इनकार करे कि नहीं आधार कार्ड नहीं, अब पता नहीं कौन कौन सी डॉक्यूमेंट्स उनको ला के दिखाएं, इतने साल पहले का दिखाएं, बाप दादा का डॉक्यूमेंट्स दिखाएं, अपना DNA टेस्ट कराएं, तब जाके हमें मताधिकार मिलेगा। चुनाव आयोग ने जो 11 वो मांगे थे, सुप्रीम कोर्ट ने तो बोला कि आधार को मान्य करना पड़ेगा, मगर जो वहाँ के BLO या BLA हैं वो कह रहे हैं जब तक सुप्रीम कोर्ट, ये क्या नाम, चुनाव आयोग हमको रिटर्न में नहीं देता, वहाँ के लोगों का आधार कार्ड जमा तो नहीं हो रहा ना। उसके हिसाब से तो वो सारे बेचारे अभी 1 तारीख इसकी लास्ट डेट है, 30 तारीख शायद, तो वो तो अब नागरिक नहीं कहलाएंगे फिर भारत के। ये तो उन लोगों के लिए बहुत वो हो जाएगा ना, बेचारे वो कहाँ भागेंगे, बेचारे अनपढ़ लोग हैं, बाढ़ वैसे आ रखी है। देखिए, केंद्र की सरकार जो भारत सरकार है, सुप्रीम कोर्ट है और चुनाव आयोग है, इन तीनों के बीच में जनता बहुत बुरी तरीके से पीसी जा रही है। इन तीनों लोगों का आपस में कोऑपरेशन कोई है नहीं, इनका कोई आपस में अंडरस्टैंडिंग नहीं है। पहली चीज़, जो सरकार है वो चाहती है कि हमारे अंडर में सुप्रीम कोर्ट भी रहे, हमारे अंडर में चुनाव आयोग भी रहे, और जनता को ये समझ में आ रहा है कि ये संभवतः इनके अंडर में है भी। तो ये पहले तो सरकार को निर्णय लेना चाहिए। अभी सरकार कह रही है नहीं, इतने वोटर जो है फर्जी आए, कितने लोगों का नाम भी निकाल दिया और कितने का 65 लाख लोगों का, 65 लाख। अरे बताया तो कि एक बाप के 80 बच्चे भी हो गए उसमें, और एक ही घर के देखे तो 8-10 जो है मृतक में डाल दिया, और उनके घर जब जांच हुई तो वो सारे मृतक की आत्मा निकल के बॉडी के रूप में, उनके शरीर के रूप में आ गई फिर से। तो ये सारी चीज़ें जो हो रही हैं, इसको सरकार को रोकना चाहिए। ये जनता से जो सवाल पूछ रहे हैं, बचकाने सवाल पूछ रहे हैं हमसे, अब आप ABCD पूछ रहे हैं, जनता से ABCD पूछ रहे हैं। सरकार आप चला रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट में आप बैठे हैं और इलेक्शन कमीशन में आप हैं, तो इलेक्शन कमीशन का दायित्व तो बनता है कि जनता के विश्वास को बना के रखें। इलेक्शन कमीशन का दायित्व, इलेक्शन कमीशन तो निष्पक्ष होता है, वो तो एक संवैधानिक पोस्ट पे, वो तो एम्पायर होता है, जैसे क्रिकेट के अंदर एम्पायर होते हैं, ठीक है ना, वो तो किसी उसमें नहीं रहना चाहिए। मैं बता रही हूँ, अगर एम्पायर होता तो अगर इलेक्शन कमीशन की जिस दिन वोटिंग होती है, टोटल जो पोलिंग होती है उसका डेटा जारी करता है, 2 घंटे बाद उसके डेटे को बढ़ा क्यों देता है?
कैसे वो उसकी ट्रांसपेरेंसी है? जब इलेक्शन कमीशन पे हम सवाल उठाते हैं तो वो हम उसके लिए ईवीएम पे सवाल उठाते हैं तो हम दोषी हो जाते हैं। इसमें पता है ना ही इसमें सुप्रीम कोर्ट की गलती दी जाएगी, ना ही भारत सरकार की गलती दी जाएगी, ना ही इसकी इलेक्शन कमीशन की गलती दी जाएगी। मिला जुला के फिर जनता ही पिटेगी इसमें। तो मान्यवर आप क्या कहना चाहेंगे सागर जी? बता दिया स्मृति जी ने, उन्होंने बोला है, ठीक है, एग्री करते हैं उससे। नहीं तो ऐसा है ना कि चुनाव आयोग को जवाब देना चाहिए ना, फिर ये पार्टियां बीच में क्यों आती हैं जवाब देने के लिए? पार्टियां बीजेपी के जो नेता हैं, बीजेपी के जो कार्यकर्ता हैं, वो काहे को कूद के आते हैं? उनसे तो राहुल गांधी कोई सवाल नहीं पूछ रहे। देखिए, पहली चीज़ की दोनों दोषी हैं। बहुत पहले हमारे महापुरुष ने बता दिया था, एक सांपनाथ है, एक नागनाथ है। तो इनके लिए हम कोई बात कह ही नहीं सकते। इनके आपस में एक बातचीत चली, 10 साल तुम सरकार चला लो, 10 साल हम चला ले, 10 साल हम चला ले। इनका आपस में ये साजिश है। जैसे 2012 में लोकपाल विधेयक लाके यहाँ पे जो है केजरीवाल को उतारा। अब केजरीवाल 10 साल तक उनका कार्यकाल पूरा हो गया, 10 साल 12 साल, तो उन्हें हटा के बीजेपी आ गई। उसके पहले कांग्रेस थी। और इन्होंने क्या किया है कि जब पहले ही ईवीएम हटाने की बात हो रही थी, ईवीएम की निष्पक्ष जांच होने की बात हो रही थी, ईवीएम को बैन करने की बात हो रही थी, तो कांग्रेस के जो उस टाइम के तत्कालीन उनके जो सरकार में बड़े लीडर्स थे, वो कभी भी ये नहीं चाहते थे कि ईवीएम हटे, क्योंकि ईवीएम की मलाई वो खा रहे थे, उन्हें सत्ता मिल रही थी बैठे बैठे। लेकिन जब भारतीय जनता पार्टी आई, भारतीय जनता पार्टी भी वही गलती करके 15 साल से सरकार में जब बनी है, 10 साल से, तब फिर इनको दर्द हो रहा है, तब इन्हें समझ में आ रहा है, क्योंकि इन्हें पता है कि ईवीएम कभी भी सही चुनाव नहीं कराती है। ये ईवीएम के नेता लोग हैं, ये जनता से चुने हुए नहीं है, ये ईवीएम के चुने हुए जो प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री बन रहे हैं। और दूसरी चीज़, आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी ने शुरू में ही 2016-17 में ही जाके उन्होंने इस मुद्दे को उठाया था पार्लियामेंट के भीतर कि भाई ये ठीक नहीं है। ईवीएम पे उन्होंने कई बार प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की, ईवीएम पे सवाल उठाया। तब यही विपक्ष के लोग जो आज वोट चोर करके बैठ रहे हैं ना रोड पे, यही लोग कहते थे, बहन जी पे हंसते थे कि बहन जी इस तरह की बातें कर रही हैं। यही कांग्रेस के लोग जो वोट चोर, मोदी चोर, गद्दी छोड़, क्या क्या ये नारे लगा रहे हैं, लेकिन एक बार भी ये नहीं लगा रहे कि ईवीएम बैन करो। ये भी देखो, मशीन के लिए बोल रहे हैं। अभी चंडीगढ़ में जो चुनाव हुआ था वो तो बैलेट पेपर से हुआ था। वहाँ तो चुनाव आयोग साहब, सुप्रीम कोर्ट ने बोला है उसको बिल्कुल, फिर भी तो सुप्रीम कोर्ट ने कोई उसको सजा नहीं दी ना। वो तो अच्छा हुआ कि वो सीसीटीवी के कैमरे में आ गया, चीज़ें आ गई थी वहाँ की चीज़ें, नहीं तो सुप्रीम कोर्ट तो वहाँ भी झुटला देता, आप पे ही केस बना देता, जो आवाज़ उठाता उस पर केस। आज के डेट में यही हो रहा है ना कि भाई जनता अगर किसी चीज़ से परेशान है, कोई अत्याचार है, कोई गलत के खिलाफ उठा रही है आवाज़, तो जनता ही दोषी हो जाएगी। जनता के ऊपर जो केस बनेगा उसे जेल भेजा जाएगा। तो ये तो लोकतंत्र, पूरा लोकतंत्र खत्म करने का वो है पूरा। ये तो भारत की जनता, भारत तो एक लोकतांत्रिक देश है ना। देखिए, भारत लोकतांत्रिक देश है, उसी लोकतंत्र को बचाने के लिए ये हम लोग जो पटका डाल के एक क्रांति के लिए निकलते हैं। बहुजन समाज पार्टी के साथ जो हम लोग हैं, तो बस यही एक पार्टी है जो लोकतंत्र की बात करती है और बात नहीं करती, करके भी दिखाया है। बहन जी ने अपनी शासन सत्ता में पूर्णतः संविधान को लागू करके दिखाया। आज बहुत सारे लोग जो कांग्रेसी चमचे बन गए हैं ना, जो वो जाके बोलते हैं कि नहीं बीएसपी का कोई एजेंडा नहीं है, कोई एजेंडा नहीं, तो हमारा एजेंडा, कोई मैनिफेस्टो जो होता है वो यही होता है कि हम संविधान को पूर्णतः ईमानदारी से लागू करें। धन्यवाद मैम। मान्यवर, आप कुछ कहना चाहेंगे चुनाव आयोग को चलते? सर, अभी आपका एक क्वेश्चन था कि सवाल चुनाव आयोग से और सरकार बीच में क्यों आती है? सरकार बीच में क्यों आती है? इसका सा सीधा सा हिसाब किताब है, आप खुद लगा के देखिए। भारत के अंदर चाहे स्टेट गवर्नमेंट है, चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट है, वो ईवीएम की देन है और ईवीएम चुनाव आयोग की देन है। जब हम चुनाव आयोग से सवाल करते हैं, कोई भी जनता से जुड़ा हुआ मुद्दा अगर भारत के अंदर फैलता है, तो केंद्र सरकार का दायित्व बनता है कि उस पर वो श्वेत पत्र जारी करे, और वो जो संस्था है जिसके खिलाफ जनता भड़की हुई है, वो संस्था अपना शपथ पत्र जारी करे। ये कैसा सिस्टम बन गया? चुनाव आयोग केंद्र सरकार के कहने पर कह रहा है कि नहीं, पहले शपथ पत्र दो कि हम गलत काम कर रहे हैं। अरे यार, दुनिया देख रही है, गलत काम आप आज से नहीं कर रहे, 2012 से कर रहे हैं। 2017 चुनाव आयोग का आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस देखी? चुनाव आयोग को रवैया ऐसा होना चाहिए निष्पक्ष संस्था का। एक चुनाव आयोग नहीं है, चुनाव आयोग एक मुखौटा है
और जो शब्द चुनाव आयोग द्वारा बोले गए वो टोटल शब्द माननीय प्रधानमंत्री के और अमित शाह जी के हैं। बाकी तीसरा शब्द चुनाव आयोग का तो एक भी शब्द नहीं है इसमें। चुनाव आयोग मुखौटा है। हो सकता है चुनाव आयोग अपना मुंह चला रहे हो, पीछे कैसे चल रही हो, ऐसा भी हो सकता है। तो चुनाव आयोग के ऊपर से भारत की जनता का पूरी तरह से विश्वास उठ चुका है। सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से जनता का विश्वास उठ चुका है। ये ईवीएम सरकार है। अगर 65 लाख वोट प्लस 22 लाख यानी 97 लाख यानी लगभग 1 करोड़ के करीब वोट जब आप बिहार में फर्जी बता रहे हैं, आपकी सरकार में 38 में से लगभग 32 कैंडिडेट जीत के आए, तो उन 32 को हटा दो, फिर अपना बहुमत सिद्ध करो। क्योंकि वो 32 MP तो फर्जी हो गए ना, वो 32 MP फर्जी हो गए नहीं हुए। आप उन सबको 32 को हटाओ, उसके बाद अपना बहुमत सिद्ध करो, फिर सरकार चलाओ। ऐसा नहीं करेंगे। ये बेईमान आदमी, एक नंबर के छटे हुए गुंडे। तो साथियों, ये थे हमारे कुछ संगठन के लोग भी बैठे हैं, बीएसपी के कार्यकर्ता भी बैठे हैं, और ये यहाँ पे एक महफिल थी। चुनाव आयोग ने बोला कि जनता से सवाल जनता के लिए रखे चुनाव आयोग ने। तो ये हमारा इसमें कोई वो नहीं है, कोई इसमें कोई जवाब नहीं है। ये चुनाव आयोग के सवाल हैं और जनता का जवाब है। तो साथियों, यहीं पे वीडियो ख़त्म करते हैं। जय भीम, जय भारत, जय संविधान।